4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैंने आपसे कल वादा किया था कि मैं आपके सामने बंगाल की एक ऐसी स्थिति रखूंगा जो रिसर्च के बेस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, AI गिरोह के माध्यम से मैंने कुछ आंकड़े निकाले। और मैं बताना ये चाहता हूँ आपको दोस्तों कि अमित शाह ने इस बार बंगाल को जीतने का जो प्लान बनाया है, जैसा कि लोग जिक्र कर रहे हैं, वो अपनी सारी की सारी बिसातें तो बिछा दी है। मैंने कल एक एपिसोड बनाया भी था आपके सामने, लेकिन चुनाव आयोग की जो ऐतिहासिक एक घटना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब से पहले इतिहास में चुनाव आयोग ने इतना भारी फेरबदल हिंदुस्तान में कभी नहीं किया जितना इस बार अधिकारियों का इधर से उधर करना बंगाल में हुआ है। वो डाटा आपके सामने रखूंगा। जनरली 5 से 10%, 20 से 30 अधिकारी उधर से उधर किए जाते हैं। 250 अधिकारी उधर से उधर कर दिए गए, इतने तो जिले भी नहीं होंगे। वोट कितनी काटी गई हैं, ये सब काटी गई तो सब आपको मालूम है। लेकिन जब से इलेक्शन का सर्वे करने वाले लोगों ने ये बताया है कि जो 10% का परसेंटेज 2021 में ममता बनर्जी के पास था, डिफरेंस 38 इनका था, 48 उनका था। लोकसभा में वो घटकर 7 रह गया था। अब की बार 3, 3.5, 4% ही रह गया। अगर 3.5, 4% है तो ये मैनेजेबल है, इसको किया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं, अमित शाह वहाँ भांप लेते हैं जहाँ ये राजनीतिक दल नहीं भांप पाते। उत्तर प्रदेश में उस व्यक्ति की नज़र 2014 में वहाँ पहुँच गई थी जहाँ इन राजनीतिक दलों की नहीं थी। कोई लड़ाई लड़ रहा था 21% दलित की, मायावती। कोई लड़ाई लड़ रहा था 19% मुसलमानों की, मुलायम सिंह। और कोई लड़ाई लड़ रहा था 7% यादवों की, मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी। कोई लोकदल की लड़ रहा था। उस व्यक्ति ने 50% जो वोट है ना OBC का, अति पिछड़े का, उस पर नज़र रखी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 में शायद अध्यक्ष थे। और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को कोर हिंदू तो वो हैं, हिंदुत्व की धरा पर जो उन्होंने कसा, तो अपनी शुरुआत कैराने से की थी, पलायन से। एक मंत्री है बीजेपी की सरकार में, उसको और अनुराग ठाकुर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। 2022 के चुनाव की बात है। तो अनुराग ठाकुर बोल रहे थे, मेरे पास वो वीडियो है, चला है कहीं। तो मैंने उनसे कहा कि जब आपका विकास का ही मुद्दा है और आपकी पॉलिसीज़ आप बता रहे हैं, बड़ी लंबी बात बताई, 10 लाख करोड़ रुपए का कारोबार लाएंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो मैंने कहा वो कौन सी मजबूरी है कि आपको अपने चुनाव की शुरुआत कैराने से करनी पड़ती है। अमित शाह फिर वहीं पहुंच गए। उस आदमी ने जवाब दिया। जवाब देने से पहले, चूंकि जवाब जब नहीं होता है तो बहुत मर्तबा वक्ता क्या करते हैं, अरे ये बड़ा सवाल शानदार है। तो अनुराग ठाकुर बोले, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इस बीच वो अपना जवाब ढूंढ रहे थे। और मैं कहता ये हूं कि अगर ये सवाल नहीं होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी रह जाती। इस बीच वो अपना जवाब कर चुके थे। जवाब उन्होंने बड़ा माकूल दिया। मंत्री आदमी था उस वक्त। मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, तो वो बीजेपी का जो बंदा था बोला बस 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 बस, चलिए खैर। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अमित शाह वहाँ देख लेते हैं जहाँ पर ये राजनीतिक दल नहीं देखते हैं। ये अब आपके सामने वो मैं चीज़ें रखना चाहता हूँ दोस्तों। ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट का जो कंटेंट है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। इसमें मेरी कोई अपनी ख़ास वो नहीं है, इसमें डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। आप देखेंगे दोस्तों, मैंने कहा चीफ इलेक्शन से गिरोह से कि ज़रा ये बताइए कितने परसेंटेज ये लोग हटे हैं। तो उसने कहा इलेक्शन कमीशन ने 2024 वेस्ट बंगाल की असेंबली इलेक्शन से पहले इतने बड़े स्तर पर अधिकारियों, IAS, IPS, पुलिस स्टेशन, OCS, BDOs और रिटर्निंग ऑफिसर का ट्रांसफ़र कभी नहीं किया
ये अनप्रेसिडेंटेड है, ना सिर्फ बंगाल के इतिहास में बल्कि रीसेंट स्टेट इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी। तेजी और ब्रेथ टॉप से ग्रास रूट लेवल तक एक ही दिन में 250 से ज़्यादा ऑफिसर पहले नहीं देखे गए। ये खबर है federal.com की। फिर मैंने आगे देखा इसको, तो मार्च के अंदर वो लगी थी अधिसूचना, शायद 15-16 मार्च में, और उसके बाद ECI का मकसद है फ्री फेयर नेचुरल इलेक्शन, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर पोल वायलेंस होता है। लेकिन इतनी कंप्लेंट आ रही, EC ने बताया कि 3 साल से जमे हुए जो ऑफिसर्स हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। अच्छी बात है। TMC ने कहा कि इतना ज़बरदस्त तरीका का चेंजेस किया जा रहा है, हटाया जा रहा है और ये आर्बिट्रेरी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जबकि बीजेपी ने उसको पोल के लिए ज़रूरी बताया है। अब आप देखें दूसरी खबर, पूरी टाइमलाइन ये है कि फरवरी 2026 में अनाउंसमेंट जब हुआ, ECI ने पहले ही डायरेक्शन दी थी कि DM, रिटर्निंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर, इनको बदल दिया जाएगा। आउटलुक की खबर 15-16 में जब शेड्यूल हुआ तो चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को हटाया गया। सबसे पहले नया चीफ सेक्रेटरी दुष्यंत नरियाला, इनको लाया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर्स के जगदीश प्रसाद मीना को हटाया और नई संघमित्रा घोष को लेकर आया गया है। DGP कोलकाता, पुलिस कमिश्नर, ADG लॉ एंड ऑर्डर, करेक्शनल सर्विसेज DG और एनी टॉप पुलिस ऑफिसर्स बदले गए। टोटल 19 सीनियर IPS ऑफिसर। ये सारा का सारा जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ ये टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह से है दोस्तों। उसके बाद ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। बड़ी लंबी खबर है, समय मेरे पास कम है, बस इतना बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि इतना बड़ा 173-84 पुलिस स्टेशन पे OCs बदल गए, 73 रिटर्निंग ऑफिसर बदले गए। मतलब ये पहले होता था लेकिन 10 से 5% के करीब बताया जाता, लेकिन इस बार 30%। एक पत्रकार कह रहे थे 70% बदल गए, 70% का ये चेंज है। चलिए, लेकिन फिर भी इतना बड़ा चेंज जो अभी तक कभी नहीं हुआ, मुझे लगा कि वाकई ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। 5 से 10% से भी कम होता है ऑफिसर्स का बदले जाते हैं, लेकिन 10 से 50% ऑफिसर जो हैं स्टेट में मैक्सिमम लेकिन 2024 में 5 स्टेट, असम, बिहार, झारखंड, कुछ DM बदले गए थे सेंसिटिव में कुछ, लेकिन 2021 में भी कम बदले गए थे। लेकिन 2026 में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। वो देख लें आप, 2026 में परसेंटेज हुआ है, मतलब इतने 24 से 30% का चेंज है और इसके नीचे बाकी तमाम चीज़ें। तो इस बार ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से काम कर दिखाया और वो काम कर दिया इलेक्शन कमीशन ने जो इतिहास में कभी नहीं किया। सारे घर के बदल डालूंगा। जय हिंद।